जी, hello everyone, Assalamu alaikum. I would like to welcome you all on the behalf of Be Positive Productions. Today, the reason of why we are here for a live session is basically to make you aware about resume writing and interview skills. I would like to thank you, Sir Ahmad Aziz, for joining us for today's session. Sir, welcome on board on the behalf of Be Positive Productions. And आज की जो हमारा basically reason है वो ये है कि जो नए job seekers हैं, मार्केट के अंदर न्यू ग्रेजुएट्स हैं, वो अपने रेज्यूमे राइटिंग के अंदर जो है काम कर सकें प्रॉपर्ली और प्रॉपर्ली प्रोसीड कर सकें अपनी जॉब के लिए। किस तरह से जॉब मार्केट के अंदर आप अपने इंटरव्यू और अपने उसके थ्रू जो है सीवी के जरिए आप लोग प्रोसीड कर सकें बेहतर तरीके से। सर माजिद माशाल्लाह हाईली प्रोफेशनल, हाईली एजुकेटेड प्रोफेशनल फ्रॉम द इंडस्ट्री, बहुत सारी एमएनसीज को सर्व किया है। सो सर अहमद, ओवर टू यू। I mean, I hope that you will enjoy the session with our audience on Facebook, and I hope आपके जो भी comments हों, आपके जो भी questions हों, आप लोग comments box में पूछ सकते हैं। हमारा सेशन का सेमिनार का जो है वो इस तरह से पूछ हमने डिजाइन किया कि पहले एन और की जो है टॉक है, उसके बाद हाफ एन और की ऑलमोस्ट Q&A है, ताकि उसके बाद हम कर सकें। ओके सर अहमद। Assalamu alaikum everyone. Hello and welcome to the session. Firstly, I'd like to thank Muawiz for arranging this, और Muawiz और इनकी टीम, Be Positive Production की पूरी टीम, they are doing immensely great work, और मैं इनको पिछले कई सालों से देख रहा हूँ जब से इन्होंने ये चीज़ें शुरू की हैं सोसाइटी के लिए जो भी इनकी काविश है। I always pray to God कि अल्लाह ताला इनको बहुत ज़्यादा कामयाबी अता करे, और ये आप यकीन करें ये बहुत टैलेंटेड लोगों की एक बहुत वॉलंटियर्स की बहुत ज़बरदस्त टीम है, और मैं जब भी इनके साथ कोऑर्डिनेट करता हूँ, जब भी इनके साथ मैंने काम किया है, आप यकीन करें मुझे दिल से बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। सो थैंक यू Muawiz एंड द होल टीम ऑफ बी पॉजिटिव प्रोडक्शंस फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा कि Muawiz ने आपको बता दिया, मैं थोड़ा सा सेशन का आपको लेआउट बता देता हूँ। Approximately 50 minutes to 1 hour हम लोग बात करेंगे on two main areas और two main subjects for today। पहला है हमारा resume writing, जिसको आप आमतौर पे CV भी कहते हैं, और second जो हमारा half होगा of this session would be focused upon interview skills, जिसमें हम interview skills और interview कैसे देते हैं, उसमें क्या do's हैं, क्या don'ts हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे। Before we start, just 1 minute के अंदर I want to introduce myself. My name, as Muawiz mentioned, is Ahmad Aziz. I worked in the corporate sector. I've been a corporate banker. Then I've also worked with Nestle as area sales manager. Then ये corporate roles करने के बाद मैंने switch over किया academia में, और मैं assistant professor सर्व कर चुका हूँ फास्ट नेशनल यूनिवर्सिटी को फॉर द पास्ट 5 years इन मैनेजमेंट साइंसेस। जो मेरी डोमेन है वो बेसिकली मैनेजमेंट साइंसेस की है, बिकॉज मैंने बीएससी ऑनर्स किया हुआ है इकोनॉमिक्स में और एमबीए किया हुआ है। सो माय डोमेन इज फ्रॉम मैनेजमेंट साइंसेस, सो आई डील विद बेसिकली डिफरेंट मैनेजमेंट साइंस कोर्सेज। इसके साथ साथ आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ मेंटर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा पैशन है टू ट्रेन पीपल, स्पेशली जो यूथ है हमारे, उनको मैं ट्रेन करता हूँ ऑन डिफरेंट एरियाज इंक्लूडिंग सीवी राइटिंग, रेज्यूमेस, इंटरव्यू स्किल्स, एंड आल्सो आई डू coaching on different subject areas or tests, you can say, for example IELTS, SAT, GMAT, GRE. So ये मेरा एक brief introduction है। मैं फास्ट को सर्व कर चुका हूँ 5 साल, और करंटली मैं जो है आई एम अगेन इनटू टीचिंग एंड आई एम रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। तो फॉर्मली हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ऑल्दो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ फैक्ट कि जो रेज्यूमे होती है या जो सीवी होती है, दैट इज बेसिकली अ पिक्चर। बेसिकली वो आपकी एक स्नैपशॉट होती है जो आपकी पर्सनालिटी को किसी भी इंटरव्यूअर के सामने डिपिक्ट करती है बिफोर यू एक्चुअली गो पर्सनली एंड मीट देम। सो इट इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी को, किसी भी इंटरव्यूअर को अपनी एक स्नैपशॉट देते हैं जिसमें आपका नाम होगा, आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन होगी, एंड व्हाट ऑल यू हैव डन इन योर लाइफ, एंड इट इंक्लूड्स एरियाज फ्रॉम एकेडमिक्स, आपने क्या एकेडमिक्स के अंदर व्हाट हैव यू
done in terms of your degrees, in terms of your higher education. Then it also includes your professional experience. If you've gained any professional experience working with any organizations, तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में हम क्या शामिल करते हैं, एकेडेमिया में हम लोग क्या चीजें इंक्लूड करेंगे. एंड थर्डली इट आल्सो इंक्लूड्स अ ग्लिम्स ऑफ योर ओन पर्सनालिटी. पर्सनालिटी के अंदर 2-3 तरह की चीजें आती हैं. आपके इंटरेस्ट्स क्या हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, व्हाट आर योर प्रोफेशनल स्किल्स that you possess which make you different from the rest. तो वो प्रोफेशनल स्किल्स भी उसके अंदर जो है वो इंकॉर्पोरेट हम करते हैं रेज्यूमे के अंदर. सो बेसिकली ये 3 से 4 चीजों का एक when you accumulate those 3 to 4 things, तो ये उनका एक समरी स्नैपशॉट बन जाती है which is depicted on a page or 2 pages at max. तो उसमें आप किसी भी इंटरव्यूअर को, किसी भी कंपनी को अपने बारे में you give them certain information through which they can detect or they can gauge whether you will be a perfect fit for their organization for the particular role or not. So let's start off with the resume. Resume पे जब हम बात करते हैं तो कुछ essential चीजें हैं जो resume की structure या format से related है. And then again, there are some things which should be included and there are some things which should not be included. So सबसे पहले तो मैं format की तरफ आता हूँ. If you type on Google resume format या CV format, तो आपको बहुत सारे formats मिलेंगे, going into hundreds. जो उसका number है, it will be going into hundreds. तो there is no one particular format that is advisable or that is the right fit. ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसमें कोई it's not something which is given कि यही format आप use करेंगे. You can use any format that you like. However, the format should be structured in a way which gives a clear picture, which gives you sort of a feeling of understanding it without any hassle. और उसके अंदर ईज होनी चाहिए. सारी रेज्यूमे को जब आप देखेंगे तो उसके अंदर एक ईज होनी चाहिए फॉर द रीडर. तो ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा फॉर्मेट चूज करें जिसमें बहुत ज्यादा क्लटर्ड भी ना हो. क्लटर्ड का मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन बहुत मिंगल्ड है और उसकी जो आप जिस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा जो है चीजें हेवायर हैं, उसमें कोई ऑर्गेनाइज तरीके से शो नहीं हो रही. और ना ही ऐसा हो कि वो बहुत खाली हो. I mean, there is white space. White space का मतलब है जब आप एक A4 साइज की शीट लेते हैं और उस पे कुछ टेक्स्ट डालते हैं तो कुछ जगह पे टेक्स्ट आता है और जो जगह बच जाती है उसको हम कहते हैं white space, यानी कि जो खाली जगह होती है between the lines, between paragraphs or whatever. तो ना तो ज्यादा क्लटर्ड होनी चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपने जस्ट फेंक दी हो, और ना उसके अंदर बहुत ज्यादा वाइट स्पेस होनी चाहिए कि आपको ऐसा लगे कि इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट हुई है वो बहुत कम है जबकि बाकी जो पेज है वो या पेजेस हैं दोज आर लुकिंग एज एम्प्टी. सो स्ट्रक्चर के हवाले से यहाँ तक बात होती है. नाउ आई विल कम टुवर्ड्स सम ऑफ द एसेंशियल थिंग्स दैट यू शुड कंसीडर व्हाइल मेकिंग अ रेज्यूमे. सबसे पहली बात जो है कि एक रेज्यूमे जो होती है इट इज अ टेलर मेड और कस्टमाइज्ड डॉक्यूमेंट. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं और जिस रोल में आप अप्लाई कर रहे हैं उस कंपनी और उस रोल को मद्देनजर रखते हुए कीपिंग दैट इनटू कॉन्टेक्स्ट, प्लीज प्रिपेयर योर रेज्यूमे इन अ टेलर्ड फॉर्मेट. फॉर एग्जाम्पल, जब आप कोई सूट पहनते हैं या जब आप जूते लेते हैं तो आप अपने साइज के हिसाब से लेते हैं, राइट? इट इज टेलर मेड. यू कंसिडर द साइज जो आपकी फिजिक के ऊपर बेस्ट आए. तो इसी तरह से जब आप किसी रोल के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं तो जिस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं आप और जिस रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने रेज्यूमे को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे फॉर each company, for each role that you are applying to, right? So you should keep the prospective employer or the company and the particular role that you are applying for in mind before making your resume. So उसको टेलर कीजिए. टेलर का मतलब ये है कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके हिसाब से जो इंफॉर्मेशन आप अपने रेज्यूमे में डालना चाहते हैं वो आप उसके अंदर जरूर इनकॉर्पोरेट कीजिए. So for example, if it is role for marketing,
तो उसके अंदर आप अपनी मार्केटिंग की स्किल्स को ज्यादा पोर्ट्रे करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट्स वो वाले हाईलाइट करेंगे जिसमें मार्केटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मौजूद हो. If it is a role related to sales, then obviously you would go towards your sales acumen या आपकी जो sales से related skills हैं आप उसको highlight करना पसंद करेंगे या करना चाहिए आपको. Or if it is a technical role, so for example, if you're applying for a graphic designer position or a programmer or any other technical aspect, अगर आप किसी engineering जगह job के लिए apply कर रहे हैं, तो definitely वो role अगर technical skills demand करता है, तो आपकी resume के अंदर वो technical skills should be portrayed. ठीक है, उसमें वो चीज जो है लाजमी तौर पे शामिल होनी चाहिए जो उस जॉब की रिक्वायरमेंट है और उस जॉब रोल से रिलेटेड आपको वो चीजें चाहिए. फिर मैंने आपको बता दिया कि आपकी रेज्यूमे जो है वो क्लियर होनी चाहिए, नीट होनी चाहिए और टाइडी होनी चाहिए. कहना को ये बात बहुत सिंपल है, बट मेनी पीपल मेक दिस मिस्टेक. When the resume comes to a hiring employer or a company, तो बहुत लोग इस चीज को मिस कर जाते हैं. ऑल्दो ये बहुत सिंपल पॉइंट आपको लग रहा होगा, मगर उनकी रेज्यूमेज नीट और टाइडी नहीं होती. कैसे नहीं होती? कि उसके अंदर फॉर्मेटिंग मिस्टेक्स होती, उसके अंदर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती हैं, उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, उसके अंदर वोकैबुलरी अच्छी यूज नहीं हुई होती, उसके अंदर फॉन्ट स्टाइल डिफरेंट होता है, उसके अंदर फॉन्ट साइज डिफरेंट होता है, उसके अंदर बेवजह कलर्स यूज किए गए होते हैं, उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें इनकॉर्पोरेट की गई होती हैं, बॉर्डर डाल देंगे या कुछ फ्लावर्स डाल देंगे जस्ट टू मेक इट मोर रोजी. दिस इज अ प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट and it has to come across as being professional. अगर आप उसमें कुछ ऐसी चीजें incorporate करेंगे जो unnecessary हैं, they will ruin your resume, and you know it will diminish your chances of getting a chance, you know, to get interviewed. So ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जो है सोच समझ के करनी होगी. फिर कुछ छोटी छोटी चीजों पे आज मैं बात करूंगा, क्योंकि LinkedIn इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे डिफरेंट कॉर्पोरेशंस जो है वो कनेक्ट करती हैं एक दूसरे के साथ, और डिफरेंट जॉब सीकर्स और एम्प्लॉयर्स एक मीटअप प्लेटफॉर्म है. जस्ट लाइक फेसबुक एक इनफॉर्मल है, LinkedIn थोड़ा सा ज्यादा फॉर्मल और ज्यादा प्रोफेशनल है और employees. So I was discussing about the professional font in your resume. Avoid using other types of fonts, वो unprofessional लगते हैं, और आपकी CV जो है, आपकी resume जो वो unnecessarily जो है वो discard हो सकती है for these small you know things that you overlook. अच्छा, फिर एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं reverse chronological order. Chronology का मतलब है time period. जैसे अगर आप आज किसी से मिलें तो आप उससे पहला सवाल ये पूछते हैं, फॉर एग्जांपल आप उसको नहीं जानते तो आप उससे सलाम दुआ करते हैं, फिर आप उससे पूछते हैं और यार आप क्या करते हैं, ठीक है, या आप बिजनेस करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप पढ़ते हैं, व्हाट डू यू डू. या फिर आप किसी शख्स से 5, 7, 10 साल पहले मिले थे और अचानक कहीं मुलाकात हो जाती है तो आप कहते हैं यार हम वहां पे मिले थे, आजकल आप क्या कर रहे हैं. मीन्स कि आप उसकी मोस्ट रिसेंट इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द पर्सन डूइंग राइट नाउ. सिमिलरली जो एम्प्लॉयर होता है वो इंटरेस्टेड होता है कि आप अभी मोस्ट रिसेंटली आप क्या जॉब कर रहे थे या क्या एजुकेशन ले रहे थे, या आपकी जो विच टास्क्स आर यू परफॉर्मिंग राइट नाउ. तो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब ये होता है जब आप अपनी रेज्यूमे बना रहे होते हैं तो आप उसमें मोस्ट रीसेंट चीज को सबसे ऊपर रखें. सॉरी, फॉर एग्जांपल आपकी मोस्ट रीसेंट डिग्री अगर एमबीए है तो आप उसको टॉप पे रखें, फिर बैचलर्स रखें, फिर आप ए लेवल्स या ओ लेवल्स या एफएससी और मैट्रिक रखें, क्योंकि आपकी मोस्ट रीसेंट जो है वो एमबीए है और हाईएस्ट भी वही है. इसी तरह अगर आपने कुछ प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन किया है 2 साल का, 3 साल का, तो आप जो लेटेस्ट आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस उसको टॉप पे रखें. सबसे पहले आपकी रेज्यूमे में वो आएगा, उसके बाद जो आपके प्रीवियस जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस हैं वो इस तरह से आएंगे. सो द मोस्ट रीसेंट विल कम एट द टॉप, और उसके बाद जो पुराने हैं वो उसके नीचे नीचे रिवर्स कर दें, यानी कि जो सबसे चीज पहले की थी वो सबसे नीचे चले जाएगी और जो बिल्कुल अभी की है वो टॉप पे आ जाएगी. इसको कहते हैं रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो ये था कि आपने फॉर एग्जांपल 2010 में बैचलर्स किया, 2016 में एमबीए किया, तो ये तो क्रोनोलॉजी चल रही थी, लेकिन इसको रिवर्स कर देंगे तो टॉप पे 2016 आ जाएगा, फिर 2010 आ जाएगा. सो इस चीज का ख्याल रखें. फिर आप जब अपनी रेज्यूमे के अंदर कोई भी क्लेम करते हैं, क्लेम का मतलब ये है कि आप एम्प्लॉयर को ये बताना चाह रहे हैं कि मैंने
ये फलां टास्क परफॉर्म किया था या ये प्रोजेक्ट किया था, तो उसको कॉन्क्रीट आउटकम्स के साथ बैक करें। इसका मतलब ये है कि उसको प्रूफ दें। यानी कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं नेस्ले में था और मैंने सेल्स बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी, अब ये बहुत ज्यादा या आई इंक्रीज द सेल्स अ लॉट, ये बहुत सब्जेक्टिव टर्म है। इट डजंट मीन एनीथिंग। क्या मैंने सेल्स 100 मिलियन से उठा के 500 मिलियन पे कर दी? क्या मैंने सेल्स 1000 से उठा के 1200 पे कर दी? व्हाट डू यू मीन कि आई इंक्रीज द सेल्स अ लॉट? तो उसके साथ स्टैटिस्टिक्स दे टू बैक योर क्लेम। कि फॉर एग्जांपल मैं जब स्टैट्स डाल दूंगा कि 100 मिलियन की सेल्स थी, मैंने वो उठा के 150 मिलियन की कर दी, या जब मैं गया तो रेवेन्यू जो है वो 1000 समथिंग पे था और मैंने उसको बढ़ा के 5000 समथिंग पे कर दिया, व्हाटएवर। तो मैं उसको कॉन्क्रीट प्रूफ दे रहा हूँ रादर देन गिविंग सम जेनेरिक या जनरल इंफॉर्मेशन, जिसको गेज करना, इंटरप्रेट करना बहुत मुश्किल होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सेइंग कि मैंने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया या मैंने बहुत हार्ड वर्क किया एक्सेट्रा। फिर जब आप ये कहते हैं कि आप अपनी रेज्यूमे के अंदर बेहतरीन वोकैबुलरी यूज करें। सो वोकैबुलरी का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लिखना चाहता हूँ कि मैंने इस प्रोजेक्ट को लीड किया था, तो लीड एक लफ्ज आप यूज कर सकते हैं। मगर क्या मैं इसकी जगह ये लिख दूं कि मैंने इस प्रोजेक्ट को स्पीयर हेड किया था, तो इसका मतलब ये है कि आपकी वोकैबुलरी बहुत जबरदस्त तरीके से आपकी रेज्यूमे में सामने आएगी। सो जब भी आप वर्ड्स जो चूज करते हैं, जो आपकी वर्ड चॉइस है, वो बहुत प्रोफेशनल और बहुत नपी-तुली, बहुत प्रिसाइज, बहुत कंसाइज, बहुत खूबसूरत आपको एडजेक्टिव्स और डिफरेंट वोकैबुलरी यूज करनी चाहिए इंग्लिश में से, जो आपकी रेज्यूमे को ब्यूटिफाई कर दे, जो आपकी रेज्यूमे को थोड़ा ग्लोरीफाई कर दे, थोड़ा अच्छे तरीके से सामने लेके आए और आपका माइंडसेट भी डिपिक्ट करे कि इस शख्स के पास ये सोचने की सलाहियत है कि ये किस तरह से अपनी वर्ड्स को चूज करता है। सो ऑलवेज चूज दोज वर्ड्स व्हिच कम अक्रॉस एज स्लाइटली मोर प्रोफेशनल। फिर आप ये कर सकते हैं कि आप अभी जैसे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा जिसको जिसको हम कहते हैं एप्लीकेशन ट्रैकिंग या एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। इसको आमतौर पे एटीएस कहते हैं। तो होता ही है, जब आप rosie.pk पे अप्लाई कर रहे हैं या इंडीड है या डिफरेंट किस्म के और प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप अपनी रेज्यूमे भेजते हैं ऑनलाइन, तो एक एटीएस सिस्टम होता है। वो क्या करता है कि वो ऑटोमेटिकली उन रेज्यूमेस को पिक करता है जिनके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर किसी एम्प्लॉयर ने ये बोला हुआ है कि मुझे सी शार्प की स्किल चाहिए या ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल चाहिए या मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की स्किल चाहिए, तो अगर आपकी रेज्यूमे के अंदर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का वर्ड आ रहा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी रेज्यूमे पिक हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या मार्केटिंग या जो भी वर्ड्स जो जॉब रोल की रिक्वायरमेंट में शामिल हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए होते हैं, वो आपकी रेज्यूमे में नहीं हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी रेज्यूमे डिस्कार्ड हो जाएगी ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू। इसको हम कहते हैं एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम, एटीएस। तो अब एटीएस टेक्नोलॉजी बहुत वाइडली यूज हो रही है बाय because do you know how much time do employers spend on one resume? Can you take a guess? आप लोग कुछ भी कह सकते हैं, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, बट यूजुअली स्पीकिंग 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट के अंदर एक रेज्यूमे पे एक शख्स जो है वो टाइम लगाता है। अब कंसिडर कि उसके पास 500 रेज्यूमेज आई हैं और वो हर एक रेज्यूमे पे सिर्फ 1 मिनट भी लगाए तो 500 मिनट सिर्फ उसको रेज्यूमे देखने के लिए चाहिए। तो बहुत सारी कंपनीज ने क्या किया है, उन्होंने एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है जिसमें रेज्यूमे ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाती है अकॉर्डिंग टू सर्टेन गिवन थ्रेशोल्ड्स या क्राइटेरिया। तो उसमें आपके कीवर्ड्स जो हैं वो रेज्यूमे में शामिल होने चाहिए। अब इसकी टेक्निक क्या है कि अब आप जॉब रोल को देखें, जिस जॉब रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें बुलेट पॉइंट्स में उसने डिस्क्रिप्शन दी होगी 1 2 3 4 5 कि मुझे ये 5 स्किल्स चाहिए या 10 स्किल्स चाहिए। आप वही स्किल्स पिक करें और अपनी रेज्यूमे में डाल दें, मगर झूठ मत बोलें। अगर वो स्किल्स आपके अंदर हैं तो वो डालें, और अगर उससे मिलती जुलती कुछ स्किल्स हैं तो उसको मोल्ड कर लें इस तरीके से, जहां मैंने आपको बात शुरू की थी कि टेलर मेड रेज्यूमे होनी चाहिए। तो अपनी रेज्यूमे को मोल्ड कर लें जिसके अंदर वो कीवर्ड्स शामिल हो जाएं कि अगर आपकी रेज्यूमे एटीएस के थ्रू जाती है तो इट गेट्स पिक्ड अप रादर देन गेटिंग फिल्टर्ड आउट और डिस्कार्डेड बाय द एम्प्लॉयर। ठीक है। फिर अपनी रेज्यूमे के अंदर कोई जार्गन या एक्रोनिम्स मत शामिल करें। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई टेक्निकल लैंग्वेज यूज करी है या मैंने उसके अंदर कुछ लिख दिया है कि आई एम वेरी एन एक्सपर्ट इन सीआरएम। अब हो सकता है एम्प्लॉयर कहे कि यार व्हाट इज सीआरएम, मुझे तो नहीं पता सीआरएम क्या है। तो अपनी रेज्यूमे के अंदर हमेशा फुल वर्ड यूज करें। अगर मैंने एक ही वर्ड 5-6 जगह पे यूज करना है तो उसका तरीकेकार ये होता है कि जब पहली बार आप उस वर्ड को यूज कर रहे हो तो आप लिखें कस्टमर
रिलेशनशिप मैनेजमेंट, उसके साथ एक ब्रैकेट में लिख दें CRM। फिर जब आप रेज्यूमे में दोबारा CRM यूज करेंगे तो आपके एम्प्लॉयर या आपका HR मैनेजर उसको पता चल जाएगा कि हाँ, CRM का मतलब है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्योंकि आपने वो पहले कहीं यूज करके उसको ब्रैकेट में उसकी एब्रीविएशन दे दिया। इसके अलावा प्लीज जार्गन या एक्रोनिम्स या टेक्निकल टर्म्स यूज मत करें जो आपकी रेज्यूमे को एक ऐसी अननोन सी लैंग्वेज में ले जाएं कि एम्प्लॉयर जो है वो पुट ऑफ हो जाए और वो आपकी रेज्यूमे को डिस्कार्ड कर दे। फाइनली अपनी रेज्यूमे को प्लीज 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 2 पेजेस से ज्यादा मत बनाएं। अपनी स्पेस को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। आइडियली स्पीकिंग फॉर फ्रेश ग्रेजुएट्स or people having 1 to 2 years or even 3 years of experience, ideally speaking a resume should be 1 page long. अगर 1 पेज पे आप समझते हैं कि इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही, आप प्रोजेक्ट्स भी लिखना चाहते हैं, वॉलंटियर वर्क भी लिखना चाहते हैं, सब कुछ मेंशन करना चाहते हैं, मैक्सिमम 1.5 to 2 पेजेस। इससे ज्यादा रेज्यूमे मत बनाएं, क्योंकि अगर 2 पेजेस से रेज्यूमे एक्सीड करेगी तो एम्प्लॉयर, बहुत ज्यादा चांस है कि एम्प्लॉयर उस रेज्यूमे पे इतना वक्त सर्फ ना करे और वो आपकी रेज्यूमे डिस्कार्ड होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया आपके एकेडमिक्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सब चीजें आपने मेंशन कर दी। फिर रेज्यूमे के अंदर आप प्लीज अपनी प्रोफेशनल या टेक्निकल स्किल्स भी मेंशन करें और एंड पे बिल्कुल एक छोटे से पोर्शन के अंदर आप अपने इंटरेस्ट्स एंड हॉबीज भी बता सकते हैं। अब किसी को ये बताना कि यू लाइक टू प्ले क्रिकेट या you like to play, you like to read books, it might come across as generic information, but still it might give a glimpse of your personality। ठीक है, और हो सकता है समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कोई एम्प्लॉयर है या HR मैनेजर है वो क्रिकेट का बहुत फैन है या बहुत अच्छा क्रिकेटर है और आपने भी अपने रेज्यूमे में लिखा है तो क्या यू लाइक क्रिकेट, तो एट टाइम्स इंटरव्यू के अंदर वो चीजें थोड़ी सी क्लिक हो जाती हैं और इनफॉर्मल डिस्कशन में आप बहुत कुछ डिस्कस करते हैं जिसकी वजह से आपके चांसेस इंप्रूव हो सकते हैं वो जॉब मिलने के, क्योंकि आपके इंटरेस्ट मैच होते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर आप UFC, आपको अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप अच्छी लगती है, या क्रिकेट अच्छी लगती है, बेसबॉल अच्छी लगती है, या आइस हॉकी अच्छी लगती है, गोल्फ अच्छी लगती है, या आपको बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, या आपको एक सर्टेन टाइप्स ऑफ जॉनरा ऑफ फिल्म्स पसंद है, आप उसमें मेंशन कर देते हैं, या आपको ई गेमिंग पसंद है और आप एक्सपर्ट हैं कॉल ऑफ ड्यूटी में या काउंटर स्ट्राइक गो के अंदर या व्हाटएवर, ठीक है, आजकल फोर्टनाइट और PUBG चल रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि आप उसमें एक्सपर्ट हैं, तो हो सकता है वो चीज कहीं क्लिक कर जाए, मगर उसके अंदर बेतुकी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन मत इंक्लूड करें। जस्ट 2 or 3 बुलेट पॉइंट्स वेरी कंसाइज उसको आप मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने प्रोजेक्ट्स प्लीज उसमें शामिल करें, क्योंकि होता क्या है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स के पास वर्क एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं होता। प्रोजेक्ट है, दूसरा कोई ऐसे सेमेस्टर प्रोजेक्ट जो आपने बहुत अच्छे तरीके से किए हो जिनके बारे में आपको पता हो वो आप उसमें शामिल करें, और तीसरी चीज आप उसमें ये भी शामिल कर सकते हैं कि आपने कोई वॉलंटियर या इंटर्नशिप एक्सपीरियंस किया है। तो आप, कई लोग ये कहते हैं कि मैंने 6 हफ्ते की इंटर्नशिप की थी या 4 हफ्ते की इंटर्नशिप की थी, इट डजंट मीन एनीथिंग, बट इट डज मीन अ लॉट ऑफ थिंग्स टू द एम्प्लॉयर। उसको ये पता चल जाता है कि यार ये शख्स, ऑल्दो इसने कोई प्रॉपर जॉब तो नहीं की, मगर ही इज बिन और ही और शी हैज बिन इन अ कॉर्पोरेट ऑफिस, इसको कॉर्पोरेट एथिक्स का पता है, इसको कल्चर का पता है, इसको टाइमिंग्स का पता है, इसको डिसिप्लिन का पता होगा बिकॉज इसने इंटर्नशिप की है। तो इट कम्स अक्रॉस एज अ पॉजिटिव पॉइंट रादर देन causing you any harm. So it हमेशा you have nothing to lose। आप उसमें अगर लिख देंगे कि आपने फलां जगह पे इंटर्नशिप की है तो उससे आपको फायदा ही हो सकता है, कोई नुकसान नहीं होगा, तो प्लीज उसको शामिल करें। सो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो रेज्यूमे राइटिंग से रिलेटेड है। मैं जल्दी से इनको समराइज कर दूंगा। अपनी रेज्यूमे को अगर आप बुलेट पॉइंट्स कहीं इफ यू वांट टू टेक नोट्स तो आप you make your resume clear, neat and tidy, use a professional font, use a professional email, use reverse chronological order, quote concrete examples that you rather than generic information, use very good vocabulary in your resume, exclude unnecessary information, keywords उसमें शामिल करें ताकि एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम के थ्रू वो फिल्टर हो सके, don't use jargon or acronyms, and lastly don't make your resume more than 2 pages long, ideally speaking make it 1 page long। अगर आप ये 10 या 11 पॉइंट्स को जो है अपनी रेज्यूमे जब आप बना रहे हो उस पर फॉलो करें तो आई अश्योर यू कि आपको बहुत ज्यादा जगहों पे इसकी तरह से एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के बहुत हाई चांसेस हो सकते हैं।
क्यों? क्योंकि ये रेज्यूमे जो है, ये जैसे मैंने आपको बताया, ये एक इंसान की स्नैपशॉट होती है. Before you actually go and meet the company representatives, you are sending them a document which depicts your personality, which depicts your achievements. तो उसी से पता चल जाता है कि इंसान कितना प्रोफेशनल है या कितना सीरियस है. तो अगर आप उसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी, बैड वोकैबुलरी होगी, अनस्ट्रक्चर्ड होगी, फॉर्मेटिंग आउट होगी, प्रोफेशनल ईमेल नहीं होगा, मिसिंग इंफॉर्मेशन होगी, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होगी, तो इट विल टेल एन एम्प्लॉयर अबाउट योर पर्सनैलिटी कि यार जो शख्स अपनी रेज्यूमे ही सही तरह नहीं बना सका, उसके प्रोफेशनल एथिक्स क्या होंगे. तो इट माइट बैकफायर. So this is it as far as some basic information about resume is required. In case आपके कोई क्वेश्चन एंड आंसर होंगे तो हम उसको सेशन के एंड पे लेंगे, या अगर आप समझते हैं कि इस पर आपको मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम उस पर एक और सेशन अरेंज कर सकते हैं. But these are the 10 different things that I wanted to convey to you. So please take care of these things whenever you are making your resume. Now let's move toward the second part of our session, which is about interview skills. Interview skills से हवाले से मैं 2-3 तरह की चीजें बात करूंगा. एक ये कि इंटरव्यू देने से पहले आपको किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए. एक ये कि आप जब इंटरव्यू देने गए हैं या जा रहे हैं तब what are the things that matter during the interview. और लास्ट पार्ट ये है आफ्टर या पोस्ट इंटरव्यू कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए. So we will start with the first step, which is prior to giving the interview. जब आप इंटरव्यू देने से पहले कौन सी ऐसी चीजें हैं which you should take care of when you are going, when you are planning, or you have been luckily or fortunately you are fortunate enough to get an interview call. तो सबसे पहली चीज तो ये है, आप क्या करेंगे, जिस भी कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन या कॉर्पोरेशन के अंदर आपको इंटरव्यू कॉल आई है, आप उसके बारे में रिसर्च करेंगे. The most easiest part or easiest method or medium to research about that company is online. आप सिर्फ गूगल पे जाके उस कंपनी का नाम लिखें, उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी. अगर उसकी वेबसाइट नहीं है, उसका फेसबुक पेज ओपन हो जाएगा, उसका लिंक्डइन पेज, कोई ना कोई उसका. और मोस्ट प्रोफेशनल कंपनीज हैव देयर वेबसाइट. जब आप उसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आप होम बटन पे जाएं. होम पेज पे जब जाएंगे तो अबाउट में चले जाएं और उस कंपनी के बारे में रीड करें. क्या 3-4 चीजें आपको पता होनी चाहिए. व्हेन वाज द कंपनी फॉर्म्ड, कब बनी थी ये कंपनी. व्हाट डज द कंपनी डू, आई मीन व्हाट इज द कोर एक्टिविटी ऑफ द कंपनी. क्या वो जूते बनाते हैं, क्या वो किताबें बनाते हैं, क्या वो केमिकल बनाते हैं, क्या वो टेक्सटाइल कंसर्न है, क्या वो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं, क्या वो एक इंजीनियरिंग कंसर्न है, क्या वो सर्विसेज देते हैं, क्या वो एक बैंक है, क्या वो एक एकेडमिया यूनिवर्सिटी है. व्हाट डू दे डू, व्हाट इज देयर कोर बिजनेस एक्टिविटी. थर्ड चीज उसके बारे में आप देखें, मैनेजमेंट. उसकी मैनेजमेंट में कौन लोग शामिल हैं, उसका सीईओ कौन है, उसके हायर मैनेजर्स कौन है. अक्सर जो कंपनी की वेबसाइट है उसमें मैनेजमेंट की हायरार्की और डिटेल्स उन्होंने ऑलरेडी बताई होती है. एंड फोर्थली वहां पे उसकी एक फाइनेंशियल रिपोर्ट होगी. ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज are, it is compulsory for them to give their financial information. So for example, आप नेस्ले या यूनिलीवर या किसी बैंक का, नेशनल बैंक का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट उठाएं जो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होंगे और ये देखें कि इसने पिछले 1 साल में कितना रेवेन्यू कमाया, उस रेवेन्यू में से कितने एक्सपेंस हुए और नेट इनकम क्या थी, क्या ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्या ये लॉस कमा रहे हैं. फिर आप उसमें बैलेंस शीट पे चले जाएं और बैलेंस शीट में देखें कि इसके टोटल एसेट्स कितने हैं. ये स्टैटिस्टिक्स जब आपको पता होंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी का स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या, राइट. और ये कंपनी क्या करती है, इसके मैनेजमेंट कौन लोग हैं जिसको मैनेज कर रहे हैं, ये कंपनी कितनी पुरानी है. प्रोफेशनली स्पीकिंग इस कंपनी का इन एंड आउट आपको थोड़ा सा अंदाजा हो जाएगा कि क्या है. सेकेंडली, इंटरव्यू जब आप देने जा रहे हो उससे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल. बिजनेस मॉडल का मतलब ये कहाँ से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती होगी. सो फॉर एग्जांपल हम किसी टेक्सटाइल कंसर्न की बात कर रहे हैं जो जीन्स बनाती है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये किन लोगों से या किन कंपनी से ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है, फिर कितने इसके सप्लायर हैं, इसकी एक्सपोर्ट ज्यादा है या लोकल मार्केट में ज्यादा बेचते हैं, इनके कस्टमर्स कौन है जिनको ये सेल करते हैं, व्हाट इज द बिजनेस मॉडल. इसी तरह से कोई भी और कंपनी आप उठा सकते हैं, उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें. इससे आपको कंपनी के बारे में पता चलेगा.
तो मैं जब बैंकर था तो मैं कॉर्पोरेट बैंकिंग में था एंड वी यूज्ड टू डिसबर्स लोन्स जो ओवरड्राफ्ट या रनिंग फाइनेंस होती है जिसको हम कहते हैं। तो मेरे बॉस हमेशा मुझे यही कहते थे कि ट्राई टू अंडरस्टैंड द मॉडल ऑफ द बिजनेस। जो कंपनी आपके पास लोन लेने के लिए आ रही है, पहले आप समझने की कोशिश करें कि उसको पैसे क्यों चाहिए। आप उसको फोन करके पूछेंगे तो वो कुछ भी कह सकता है कि मुझे पैसे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे एक्सपेंशन करनी है या मुझे एक्सपोर्ट करना है या कुछ भी। बट व्हेन यू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल तो आपको एक्चुअली पता चलेगा, क्या इसको नई मशीनरी के लिए पैसे चाहिए, क्या ये स्ट्रगल कर रहा है और उसने इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी बिल्स देने हैं मिलके, उसके लिए पैसे चाहिए, क्या इसने कोई नया कस्टमर टेक ऑन किया है और इसको अपनी क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए नई मशीन्स लगानी है या क्वालिटी एनहांसमेंट के लिए कुछ चेंजेस करनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, या ये बैंकरप्ट हो रहा है और ये हमसे वैसे ही पैसे मांग रहा है क्योंकि एनी केस उसको अपने अपने खर्चे के लिए पैसे चाहिए। सो जब आप उसके बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो इसी तरह जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल ऑफ द कंपनी दैट यू आर गोइंग टू गेट इंटरव्यूड फॉर। इससे आपको आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। जब आप जाएंगे वो आपसे पूछेगा इंट्रोडक्शन के बाद, वो आपके व्हाट डू यू नो अबाउट नेस्ले, व्हाट डू यू नो अबाउट यूनिलीवर, आप उसको 4-5 किस्म की ये बातें बताएंगे कि द कंपनी वाज फॉर्म्ड इन सच एंड सच ईयर, आपके लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स ये हैं, आपकी सीनियर मैनेजमेंट टीम के अंदर ये लोग शामिल हैं। तो उस बंदे को जो इंटरव्यू ले रहा है उसको इतनी जो है एक सेंस आ जाएगी कि एटलीस्ट आपने इतना एफर्ट किया है कि आप इस कंपनी के बारे में पढ़ के आए, which comes across as something positive। तो वो आपको एक सीरियस कैंडिडेट शो करने में मदद करेगा कि आपको कुछ चीजों का पता है जो आप पढ़ के गए हैं, which will help you rather than कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा, it will help you। अच्छा, फिर आप क्या करें कि जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है उसको आप थरली रीड करके जाएं। जॉब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको थॉरली पढ़ के जाएं और हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ जवाब सोच के जाएं कि अगर इस बारे में बात होगी तो मैं ऐसे डिफेंड कर सकता हूँ, अगर इस बारे में बात होगी तो मैं अपनी ये स्किल्स प्रेजेंट कर सकता हूँ, अगर ये चीज अगर वो इस एंगल से मुझसे सवाल पूछेंगे तो मैं ये एग्जाम्पल कोट कर सकता हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उसकी जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसको थरली रीड करके जाएं और हर ऐसी चीज पे आपके पास कोई ना कोई पॉइंट होना चाहिए जो टू डिफेंड योरसेल्फ। क्योंकि डेफिनेटली उन्होंने अगर जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, दिस मीन्स कि उनको आपके अंदर कुछ सर्टन स्किल्स, सर्टन ट्रेड्स, सर्टन प्रोफेशनल कॉन्डक्ट चाहिए जो उन्होंने मेंशन कर दिया है। और आप अकेले नहीं हैं इस रेस में, आपकी तरह बहुत सारे डिफरेंट कैंडिडेट्स आए होंगे। तो जो शख्स अपने आप को प्रॉपर तरीके से डिफेंड करेगा वो उस जॉब के लिए सेलेक्ट होगा। तो प्लीज अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाएं। फिर जब अब मैं उन उन चीजों की तरफ आता हूँ कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जा, ये चीजें थी जो मैं इंटरव्यू देने से पहले की बात कर रहा था। नाउ कमिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेप, वंस यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, सबसे पहली चीज है टाइमिंग। प्लीज 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 अपनी टाइमिंग ठीक रखें। अगर 9:30 बजे सुबह इंटरव्यू है तो आप 9 बजे पहुंच जाए, अगर 9 बजे इंटरव्यू है तो 8:30 पहुंच जाए। जल्दी जाने से क्या होगा कि जब आप आधा घंटा पहले वहां पहुंचेंगे तो आपको एक फील आ जाएगी। आप जब वहां बैठ के देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, कितने लोग आ जा रहे हैं, प्रोफेशनल कॉन्डक्ट कैसा है, रिसेप्शनिस्ट ने आपको किस तरीके से मुखातिब किया है, वहां पे लोगों की ड्रेसिंग सेंस क्या है, वहां पे क्या लोग टाइम पे आ जा रहे हैं या नहीं, वहां पे लोगों की लैंग्वेज किस तरह की यूज हो रही है, तो आपको एक अंदाजा हो जाएगा। सर्टन यू विल गेट अ ग्लिम्स ऑफ द कंपनीज कल्चर जो आपको हेल्प करेगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप इस कंपनी के बारे में कुछ चीजें ऑलरेडी जानते हैं। और इसके बरक्स अगर आप बिल्कुल एंड टाइम पे इंटरव्यू देने पहुंचेंगे, बिल्कुल थिन मार्जिन रखेंगे, मर्फीज लॉ है कि चीजें जब गलत होनी होती हैं तो वो हो जाती हैं। तो हो सकता है आपको उबर या करीम उस वक्त ना मिले, हो सकता है ट्रैफिक जैम हो जाए, हो सकता है कोई जलसा जुलूस निकल आए, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो प्लीज अपनी टाइमिंग को ऐसे मैनेज करें, जल्दी सो जाएं पिछली रात को, सुबह उठ के कुछ खा पी के प्रॉपर तरीके से अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट करके टाइम से पहले वहां पहुंचे रादर देन रीचिंग जस्ट ऑन टाइम। टाइम से पहले पहुंचे, आधा घंटा जल्दी पहुंचने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आपको याद, ओहो ये तो मैं सोचना भूल ही गया, ये तो मैं देखना भूल ही गया। या आप जब जाते हैं तो कैंडिडेट्स आपस में बात कर रहे होते हैं, कहते हैं यार तुमने इस बारे में कुछ पढ़ा है, इस कंपनी के बारे में। अगर आपने नहीं पढ़ा और आपके पास आधा घंटा है, आप उसी वक्त अपना फोन खोलें और उसकी कंपनी की वेबसाइट पे जाके वो इन्फॉर्मेशन उस वक्त पढ़ लें जो आप पहले पढ़ के नहीं आए। सो रीचिंग
well before time will give you certain benefit to understand the company's culture. और अगर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपने मिस कर दी थी, या आप एक छोटा सा नोट बना लें एक स्लिप पे, अपने फोन पे नोट्स में जाके बुलेट पॉइंट्स बना लें 15-20 उस कंपनी के बारे में, और जब आपके पास वो आधा घंटा जो बचा है, जब आप वेट करें इंटरव्यू कॉल के लिए बाहर उसकी लॉबी में बैठ के या रिसेप्शन पे, तो आप जल्दी से उसको गो थ्रू कर लें और 10-15 मिनट में रिफ्रेश कर लें अपनी उन चीजों को अपने जहन में। सेकेंड चीज, ड्रेसिंग। इस पे मैं जितना भी फोकस करूं वो कम है। बाज़ औक़ात हम लोग ये समझते हैं कि यार क्या फ़र्क पड़ता है, अगर मैं कैजुअली भी चला जाऊँ तो क्या हुआ? अगर मैंने टाई नहीं भी लगाई तो क्या हुआ? अगर मैंने टाई लगाई है, अगर मैंने सूट या जैकेट ये जिस तरह मैंने पहनी है, ये नहीं पहनी, सो व्हाट? देखें, इसमें सोचने की बात ये है कि ओवर ड्रेस हो जाना कभी भी नुकसानदेह नहीं होगा, मगर अंडर ड्रेस होके जाना कैन बैकफायर। अगर आप समझते हैं कि सिर्फ फॉर्मल शर्ट पहन के आप चले जाएंगे तो भी काम बन जाएगा, हो सकता है बाकी सब लोग सूट पहन के आए, हो सकता है इंटरव्यू प्रॉपर अटायर में हो, सूट पहन के बैठा हो और वो एक्सपेक्ट कर रहा हो कि आप भी सूट पहन के आएंगे और आप नहीं पहन के गए, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। हाँ, अगर वो एक कैजुअल अटायर में और आप सूट पहन के चले भी गए, सो व्हाट? ये एक प्रोफेशनल कॉन्डक्ट के तौर पे एक अच्छी चीज साबित होगी कि वो ये कहेगा कि यार बंदे के अंदर ड्रेसिंग सेंस है। सो प्लीज, व्हाइट शर्ट या लाइट कलर शर्ट पहन के जाना बेहतर होता है। उसके ऊपर आप लाजमी तौर पे टाई लगाएं। अगर फीमेल्स हैं, इंटरव्यू देने जा रही है, तो प्रॉपर फॉर्मल इनफॉर्मल किस्म की सिंपल चप्पल या स्लीपर्स जो हैं वो पहन के मत जाएं। प्रॉपर आप शूज, जो प्रोफेशनल शूज होते हैं फीमेल्स के, वो पहन के जाएं, प्रोफेशनल अपनी क्लोथिंग करके जाएं, बिकॉज ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ज्यादा क्या होगा, आप ओवर ड्रेस होंगे, सो व्हाट? तो आप अगर ओवर ड्रेस हैं तो आप कोशिश उस वक्त जाके बेशक सूट साइड पे जैकेट रख दें। अगर एम्प्लॉयर जो है वो भी एक इनफॉर्मल अटायर में बैठा है या सेमी कैजुअल में है, तो आप उससे इजाजत लेके अपनी जैकेट उतार के आप भी बैठ जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं। लेकिन अगर वो फॉर्मल है या वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप फॉर्मल क्लोज में आएंगे और आप सूट पहन के नहीं गए, तो फिर आप जितनी भी कोशिश कर लें उस वक्त आपके पास वो सूट अवेलेबल नहीं होगा। सो इट इज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड रादर देन टू रिग्रेट लेटर अगर आपने वो चीज नहीं की थी जो रिक्वायर्ड थी। फिर आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं तो ये सोच के जाएं कि आपके अंदर क्या ऐसी यूनिक बात है जो शायद किसी और में नहीं होगी। अल्लाह ताला ने हम सबको सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ताला ने हम सबका जहन अलग तरीके से बनाया है, अल्लाह ताला ने हम सबके अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स रखी हैं। सो उन स्ट्रेंथ्स के बारे में सोच के जाएं। हम टर्म यूज करते हैं यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन। ये मार्केटिंग का एक टर्म है। जब भी मैं कोई प्रोडक्ट खरीदने जाता हूँ या जब भी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को ब्रांड करती है, तो हम पूछते हैं यार तुम्हारे अंदर खास क्या है जो वाकई में नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं दुनिया की सबसे फैशनेबल शू कंपनी जो है वो क्या है, या एथलेटिक शू कंपनी जो है, या एथलेटिक शूज के अलावा भी जो डिफरेंट जो है स्पोर्ट्स अपैरल बनाती है, तो सबसे पहले जो दो नाम आते हैं वो नाइकी और एडिडास आते हैं। तो नाइकी और एडिडास में ऐसी क्या बात है जो दूसरों में नहीं है? ये उनकी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन है, यूएसपी। तो आपकी क्या यूएसपी है? व्हाट इज योर यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन व्हिच मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? 50 लोग इंटरव्यू देने आए हैं, आप ही क्यों? सो अपनी की स्ट्रेंथ्स के बारे में सोच के जाएं, हाउ टू प्ले ऑन योर की स्ट्रेंथ्स, उसके बारे में कैसे कम्युनिकेट करना है, उसके थोड़े रिहर्सल करके जाएं। किसी दोस्त के साथ बैठ के एक एक मॉक इंटरव्यू दें। मॉक इंटरव्यू का मतलब ये है कि किसी को इंटरव्यूअर बना दें। अब आपकी वालदा हो सकती है, आपके वालिद हो सकते हैं, आपका भाई हो सकता है, आपकी सिस्टर हो सकती है, आपका कोई हमसाया हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, उसको इंटरव्यूअर बना दें और उसको कहें मुझसे सवाल पूछो। सो आई वाज टेलिंग यू अबाउट बीइंग कर्टियस इन द इंटरव्यू। तो जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्लीज कर्टियस रहें, अपना कंपोजर मेंटेन रखें। बाज़ औक़ात ऐसे सवाल आएंगे जिनका जवाब आपको नहीं आता, बाज़ औक़ात ऐसे सवाल आएंगे जिसमें शायद वो जानबूझ के आपके टेम्परामेंट को चेक करना चाह रहे हैं कि क्या ये बंदा प्रेशर के अंदर काम कर सकता है, स्ट्रेस जो है सस्टेन कर सकता है। और अगर आप एकदम से स्नैप कर जाते हैं या गुस्से से जवाब देते हैं तो आपकी एटीट्यूड जो है उसमें डिपिक्ट हो जाएगा कि इस बंदे के अंदर जो है ये सस्टेन करने का मादा नहीं है। फिर लैंग्वेज, कोशिश करें कि अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दें। इंग्लिश लैंग्वेज इज अ वेपन, स्पेशली इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जिस पे बहुत कम लोगों को प्रॉपर इंग्लिश आती है। तो अगर आप उसमें एक अच्छी इंग्लिश बोल लेंगे,
या जैसी भी है आपकी इंग्लिश, उसको अगर आप इंग्लिश में कोशिश करके जवाब देंगे तो इट विल लुक मोर प्रोफेशनल। हाँ, ये हो सकता है कि अगर इंटरव्यूअर बात ही उर्दू में कर रहा है, सवाल भी उर्दू में कर रहा है, तो फिर आप उर्दू में दे सकते हैं। बाइलिंगुअल भी हो सकते हैं। बाइलिंगुअल का मतलब ये है कि आप इंग्लिश और उर्दू दोनों यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश करें कि उसको अंग्रेज़ी में रखें, और अगर इंटरव्यूअर आपसे उर्दू में बात कर रहा है और उर्दू में ही जवाब चाह रहा है, तो फिर आप उर्दू में जवाब दे सकते हैं। फिर ये करें कि जब आप उससे बात करें तो आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें। इधर-उधर मत देखें, उसकी आँखों में आँखें डाल के बात करें। इट विल शो दैट यू आर कॉन्फिडेंट। वो आपको खुद भी एक मोरल आपका बूस्ट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अपने हाथों को इधर-उधर मत कोई फिजेट मत करते रहें किसी चीज़ को, या अपना ध्यान जो है फ़ोकस्ड रखें। फिर थोड़ी-थोड़ी मतलब कोशिश करें कि इंटरव्यू के अंदर थोड़ा-सा स्माइल भी करें। बिल्कुल सीरियस मत रहें कि हर वक़्त सीरियस, थोड़ा-सा उसमें एलिमेंट लाएँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आधे पौने घंटे इंटरव्यू है, तो अगर उसमें 4-5 मरतबा आप थोड़ा-सा हल्का-सा स्माइल कर सकते हैं, तो कोई मुज़ाहिका नहीं है उसमें। आप उसपे बिल्कुल स्माइल करें। कभी भी अपने आप को बहुत डिफेंसिव मत होने दें किसी भी चीज़ के बारे में, कि ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है या आपने ये मुझसे कैसे पूछ लिया या व्हाटएवर। अपने आप को कभी भी डिफेंसिव उसपे मत जाने दें। अपना फ़ोन हमेशा साइलेंट मोड पे रख के जाएँ, बल्कि बेहतर ये है कि उसको ऑफ करके जाएँ। इससे बुरी चीज़ कोई नहीं हो सकती कि आपके इंटरव्यू के अंदर फ़ोन बज जाए आपका। सो प्लीज़, 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 हो सकता है आपके वालिदैन, आपकी अम्मी, आपके दोस्त अहबाब कोई भी आपको कॉल कर रहे हों चेक करने के लिए कि इंटरव्यू कैसा गया, और इंटरव्यू कुछ देर बाद शुरू हुआ और बीच में फ़ोन बज गया आपका, तो प्लीज़ ये बहुत अनप्रोफ़ेशनल होता है। जब आप इंटरव्यू देने जाएँ, तो एक फ़र्म हैंडशेक करें। अगर आप कोई मेल है, तो आप उसके फ़र्म हैंडशेक करें। हैंडशेक टेल्स अ लॉट अबाउट अ पर्सन्स एटीट्यूड एंड अ पर्सन्स पर्सनैलिटी। तो आप एक फ़र्म हैंडशेक करें, वापसी पे जाते हुए उनको थैंक यू कहें, और हमेशा जो है उनको कर्टेसी के साथ थैंक यू कह के एक फ़र्म हैंडशेक के साथ अपने जो है उसको एंड करें। जब आप जाते हैं तो अपने दाँत ब्रश करके जाएँ, एक अच्छा-सा परफ्यूम लगा के जाएँ, बिल्कुल प्रोफ़ेशनल तरीके के साथ तैयार होके जाएँ। और फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए? बहुत तेज़ मत बात करें, अपने पेस को, अपनी टोन को प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखें, बहुत रश थ्रू ना करें जब आप जवाब दे रहे हों, बहुत स्लो भी मत चलें, बहुत तेज़ भी मत चलें, स्लैंग लैंग्वेज मत यूज़ करें, या आई डिड दैट, या की बजाय येस बोलें, नोप्स, आई डिड नॉट डू दैट, नोप्स की बजाय नो बोलें। इसी तरह स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करें, एक यूज़ करें, ठीक है? एरोगेंस मत दिखाएँ, एटीट्यूड मत दिखाएँ, एरोगेंस की कोई जगह नहीं है इंटरव्यू में, तो कभी भी एरोगेंट मत हों, तकब्बुर मत करें, गरूर मत करें अपने ऊपर। जो है कोई भी चीज़, ऐसी चीज़ जो आपके अगेंस्ट बैकफायर कर जाए, वो आप नहीं होनी चाहिए। और नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ नर्वसनेस जो है वो नेचुरल होती है, अक्सर इंटरव्यूअर जो है वो इस चीज़ को जानते हैं, वो वहाँ पे एक पानी का जग या पानी का ग्लास रख देंगे। अगर आप चाहें तो आप पानी पी सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, उनको कह सकते हैं, कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर? तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो या तो आपको बॉटल दे देंगे छोटी, या वाटर दे देंगे, तो आप पानी पिएँ। आपका हलक खुश हो रहा है तो पानी पिएँ। पॉज़ लेना चाहते हैं तो पॉज़ ले लें, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो प्लीज़ कह दें कि सॉरी, आई हैव नॉट लुक्ड फॉर दैट इन्फॉर्मेशन, या आई एम नॉट टू अवेयर ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, तो आई एम सॉरी। तो इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इंसान हैं, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों के जवाब आपको ना आते हों, तो बजाय झूठ बोलने के जो बाद में मसला बन जाए, जो है अगर नहीं आता तो उनको बता दें कि मुझे ये चीज़ नहीं आती। सो दीज़ आर द बेसिक थिंग्स जो एक इंटरव्यू में आपको ड्यूरिंग द इंटरव्यू होते हैं। अब हम लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, इस पे मैं सिर्फ 2 से 3 मिनट लूँगा, कि इंटरव्यू के बाद की कुछ चीज़ें होती हैं। इंटरव्यू के बाद का ये होता है कि आपने इंटरव्यू दे दिया, अब आपको कहीं से ईमेल आई थी उस इंटरव्यू को शेड्यूल करने के लिए, उसी ईमेल पे आप एक थैंक यू नोट छोड़ दें। जब इंटरव्यू देने के बाद वापस आ रहे हैं तो उसको लिख दें, थैंक यू फॉर इंटरव्यूइंग मी, आई लुक फॉरवर्ड टू रिसीविंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू रिगार्डिंग द नेक्स्ट फेज, अगर कोई नेक्स्ट इंटरव्यू राउंड होना है या कुछ और होना है। या फिर आप ये कर सकते हैं कि अगर आप जब जा रहे हो तो आप उनसे पूछ लें, जब वो आपसे पूछते हैं कि एनीथिंग दैट यू वुड लाइक टू आस्क अस, तो बजाय इसके कि सीधा ये पूछें कि सैलरी कितनी होगी, आप ये पूछ सकते हैं, कैन यू प्लीज लेट मी नो अबाउट द एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, कि इस इंटरव्यू के बाद कोई और इंटरव्यूज होंगे या नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब तक एक्सपेक्टेड है, इफ आई क्लियर दिस राउंड तो क्या नेक्स्ट राउंड कब तक एक्सपेक्टेड है।
तो ये चीज़ें आप उनसे पूछ लें और जब वापस आएँ तो फ़ॉलो अप ईमेल कर दें 1 हफ्ते 10 दिन बाद बेशक कि आई अपीयर्ड फॉर एन इंटरव्यू ऑन सच एंड सच डेट, आई जस्ट वांटेड टू फ़ॉलो अप कि हैज़ द पोज़ीशन बीन फिल्ड और एम आई स्टिल बीइंग कंसिडर्ड। तो इसमें कोई ऐसा मुज़ायका नहीं है अगर आप ये चीज़ें उनसे पूछ लेते हैं। सो मैं जल्दी से विदिन 2 मिनट्स रैप अप करता हूँ इंटरव्यू स्किल्स में। आप कंपनी के बारे में रिसर्च करके जाएँगे, उसके बिज़नेस मॉडल को पढ़ के जाएँगे, अपनी जो है आप ये देख के जाएँगे कि वेयर डू यू फिट इन दैट बिज़नेस मॉडल। आप जॉब डिस्क्रिप्शन को थॉरोली रीड करके जाएँगे, आप अपनी टाइमिंग का ख़्याल रखेंगे, आप अपनी ड्रेसिंग का ख़्याल रखेंगे, आपके अंदर क्या यूनिक स्ट्रेंथ्स हैं, उनका ख़्याल रखेंगे, व्हाट इज़ योर यूनिक सेलिंग प्रोपोज़िशन ये आपको पता होना चाहिए। आप रिहर्स करके जाएँगे कि इंट्रोडक्शन जब पूछी जाएगी तो आपने क्या कहना है, जब आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बारे में पूछा जाएगा तो आपने क्या कहना है, जब आपके एकेडमिक्स के बारे में पूछा जाएगा तो आपने क्या कहना है। अपनी लैंग्वेज में अच्छी वोकैब्युलरी यूज़ करें, इंग्लिश बोलें, प्रॉपर्ली ड्रेस होके जाएँ, दाँत ब्रश करके जाएँ, परफ्यूम लगा के जाएँ, टाइमिंग का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, टाइम पे पहुँचे, अपना फ़ोन बंद करके जाएँ, फ़र्म हैंडशेक करें, वापसी पे भी और जाते हुए भी फ़र्म हैंडशेक करें। प्रोएक्टिव अप्रोच रखें, स्लैंग लैंग्वेज मत यूज़ करें। अ, कोई सवाल हुआ है तो उस पे थोड़ा-सा सोचने का टाइम लें, फिर जवाब दें। आई कॉन्टैक्ट मेंटेन रखें, बहुत तेज़ मत बोलें, बहुत ऊँचा मत बोलें, एरोगेंस मत दिखाएँ, कर्टियस रहें, काम रहें, कंपोज़्ड रहें। नर्वसनेस अगर हो भी रही है तो उसको अपने चेहरे पे या अपने तासुरात से शो मत होने दें, डिफेंसिव मत हों और जाते हुए थैंक यू बोलें और वापस जाके थैंक यू ईमेल या फ़ॉलो अप इससे चीज़ें होती हैं जो बहुत सारे लोग बहुत बाज़ औक़ात जो है इग्नोर कर देते हैं या ओवरलुक कर देते हैं। सो दीज़ आर सम बेसिक्स थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर एन इंटरव्यू। आई होप कि रिज़्यूमे राइटिंग और इंटरव्यू स्किल्स पे जो बातें मैंने की हैं, इसमें आई वाज़ एबल टू ऐड समथिंग टू योर नॉलेज बैंक। If you have any questions or queries or concerns, you can definitely route them to me or to Muawiz. और अभी I think अगर कुछ Muawiz अगर कुछ questions आपके पास आए हैं तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच for your time, for the wonderful discussion. Whether because of some problem हम इस चीज को properly proceed तो नहीं कर सके online, लेकिन इस for now I have a few questions, 4 to 5 questions हैं जो कि हमारे पास मुख्तलिफ चीजों से आए हुए हैं। सबसे पहले तो ये है रिज्यूमे के अकॉर्डिंगली है कि how to portray experience. I mean, if you are not having a lot of job experiences, but you have a lot of volunteer experience. So how to portray that volunteer experience? Because ये आपका overshadow तो नहीं करेगा आपकी जॉब को या आपकी वो जो typical वो चीज होगी जो जॉब एक्सपीरियंस होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा वॉलंटियर एक्सपीरियंस डाल रहे हो तो किस तरह से वॉलंटियर एक्सपीरियंस और जॉब एक्सपीरियंस को रिज्यूमे में रखना चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी ये बताया, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आता है कि अगर मेरा कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं वहाँ पे क्या लिखूँगा? मैंने आपको पहले भी ज़िक्र किया, अपने अच्छे प्रोजेक्ट्स को एज़ अ वर्क एक्सपीरियंस शो किया जा सकता है। फिर आपने कोई भी वॉलंटियर किया हो और आप बहुत सारे वॉलंटियर करते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में आपने कोई किसी पोज़ीशन कोई होल्ड किया है फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड, उसमें कोई इवेंट आपने लीड किया है, कोई वॉलंटियर आपने कहीं किया है, आप अपनी सोसाइटी में कोई काम कर रहे हैं, तो उसको आप मेंशन करें। अपनी पोजीशन का टाइटल लिखें, उसको बुलेट पॉइंट्स में 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर दें कि आपका ये एक्सपीरियंस क्या है। इसी तरह अगर आपने कहीं इंटर्नशिप की है अगर, तो उस इंटर्नशिप में आपकी क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। वो बहुत सिंपल भी हो सकती हैं, मगर उसको लिखने का तरीके का थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। तो बहुत सारी इंटर्नशिप में मुझे पता है कि लोग फोटोकॉपी कर रहे होते हैं या सिंपल डेटा एंट्री कर रहे होते हैं, लेकिन उसको लिखने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट हो सकता है। सो इट विल डेफिनिटली एंड इट कैन डेफिनिटली कॉम्पेंसेट फॉर प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस। उस पे वॉलंटियर एक्सपीरियंस को लाज़मी तौर पे लिखें, इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को लाज़मी तौर पे लिखें। आपने यूनिवर्सिटी को कॉलेज या सोसाइटी में कोई भी पोजीशन होल्ड की हो, मार्केटिंग की, कोई इवेंट लीड किया हो, कुछ भी किया हो, तो ये उसको लिखें। और जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को कंपनी हायर कर रही है, वो दे ऑलरेडी नो कि आप अभी फ्रेश ग्रेजुएट हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, बट दे आर लुकिंग फॉर अ सर्टेन स्किल सेट, लुकिंग फॉर अ सर्टेन स्पार्क। वो स्पार्क आप किसी भी वर्क एक्सपीरियंस जो आपके पास है, चाहे वो वॉलंटियर है, चाहे वो इंटर्नशिप का है, उसके थ्रू आप शो कर सकते हैं। ओके सर, द सेकंड क्वेश्चन इज कि आपने जिस तरह मेल्स के बारे में बात की, उनकी ड्रेसिंग के बारे में, तो फीमेल्स के लिए प्रोफेशनल ड्रेसिंग इंटरव्यू के लिए क्या होती है, कोई स्पेसिफिक है या आई मीन? हाँ,
ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखें, वेस्टर्न वर्ल्ड में तो प्रॉपर एक ऑफिस का ड्रेस होता है, जिस तरह मैंने सूट पहना है, यहाँ पे फीमेल्स भी जो है वो उनकी सूटिंग आती है। बट पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, जहाँ मैंने कहा कि फीमेल्स के लिए एक प्रोफेशनल जो है वो फॉर्मल क्लोथिंग होनी चाहिए, उसमें ये है कि आप शलवार कमीज अगर पहन के जा रहे हैं तो प्रॉपर उसको उसका जो है वो आयरन होना चाहिए, यानी प्रॉपर सही तरीके से इस्त्री हुआ हो, ठीक है? फिर आप लाइट मेकअप करें। बहुत ज़्यादा मेकअप करेंगी तो इट विल कम अक्रॉस एज़ टू आप ओवरडू कर देती हैं कई ख़वातीन। तो लाइट मेकअप करें, अपने बाल सही तरह बना के जाएँ, अगर आप स्कार्फ लेती हैं या हिजाब करती हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से करके जाएँ। फिर शूज़, मैंने पहले बोला कि बहुत सारी स्टूडेंट्स जब कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आती हैं तो स्लिपर पहन के आ गई या इनफॉर्मल अटायर में आ गए। तो प्लीज़ अपने प्रॉपर जो शूज़ हैं उनको प्रोफेशनल, जो आपके एक बिजनेस लुक आनी चाहिए उसमें, एक प्रॉपर तरीके से वो वाले शूज, जो कोट शूज होते हैं या हील जो भी है प्रॉपर, बहुत ऊंची हील मत पहन के जाएं कि वो ऐसा लगे कि आप किसी पार्टी में आई हैं या किसी दावत पे आई हैं। तो ये फीमेल्स का ये जो तरीकेकार है, इसमें देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। डोंट डू ओवर डू योर मेकअप। अपने कपड़े प्रॉपर तरीके से इस्त्री करें, एक प्रॉपर फॉर्मल अटायर जो सूट होता है उसको पहने, शूज का ख्याल रखें, हेयर और मेकअप को जो है वो सही तरह देख के जाएं, परफ्यूम हल्का सा लगा लें। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। ओके सर, बॉयज के लिए इंटरव्यू के हवाले से ये भी क्वेश्चन ही है कि बॉयज के लिए कोई स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन या कोई कॉन्ट्रास्ट, कुछ लोग कहते हैं कि शूज और बेल्ट का एक कॉन्ट्रास्ट, और उस तरह की कोई चीज है कि वो उस तरह यूटिलाइज करना चाहिए, किस तरह का कॉन्ट्रास्ट यूज होना चाहिए, उसको किस तरह से करना चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा सवाल मोहम्मद आपने किया है। देखिए, मैं आपको एक चीज पहले, मैं बेल्ट से स्टार्ट करता हूँ। अ मैन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ बेल्ट। तो अगर आपने बेल्ट नहीं लगाई तो आप यूं समझ लें कि आपका ड्रेस कंप्लीट ही नहीं है। तो आप लाजमी तौर पे बेल्ट पहन के जाएं। अच्छा, अब आपने ब्लैक कपड़े पहने हैं तो कोशिश करें कि ब्लैक ही बेल्ट हो, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्राउन बेल्ट इतनी अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें। मैं क्या करता हूँ, मेरी कोशिश क्या होती है, मैं व्हाइट शर्ट पहनता हूँ, क्योंकि ये आपको लिबर्टी दे देती है कि आप किसी भी कलर की टाई लगा सकते हैं। आप इस पे ब्लैक, ब्लू, रेड, कोई भी टाई, लेकिन बहुत एक्सोटिक कलर्स मत पहन के जाएं कि बहुत ज्यादा डार्क रेड पहन लिया कि आप किसी शादी पे आए हैं। ब्लू पहन लें, ब्राउन पहन लें, ब्लैक आप पहन सकते हैं। इसी तरह पर जब आप सूट पहनते हैं तो बहुत ज्यादा जो है वो शो ऑफ कलर्स मत पहने कि बहुत आपने बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग किस्म का ब्लू कलर पहन लिया, या कुछ ग्रे, चारकोल ग्रे, ब्लू, नेवी ब्लू, ब्लैक, लाइट ग्रे, इस तरह के बेज, इस तरह के कलर्स आप पहन सकते हैं। शूज बहुत इंपॉर्टेंट है। शूज का कॉन्ट्रास्ट आप कर सकते हैं बेल्ट के साथ, लेकिन ब्लैक और ब्राउन शूज यही दो ज्यादा चलते हैं। तो मैं ज्यादा से ज्यादा ब्लैक शूज पहन के जाता हूँ। हाँ, आप ब्राउन शूज भी पहन सकते हैं, मगर ब्राउन शूज किसी ऐसे कॉन्ट्रास्ट के साथ मत पहने तो वो बिल्कुल ही ऑफ नजर आए। अगर आपने नेवी ब्लू सूट पहना है, उसके साथ आपको लगता है कि प्रॉपर ब्राउन कलर के शूज जा रहे हैं, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर ब्लैक सूट पहना है, उसके साथ आप अजीब से ब्राउन शूज पहन लें, या जो कलर उसके साथ बिल्कुल थीम के साथ सेट नहीं हो रहा, तो वो नहीं। फिर अपनी दाढ़ी अगर आपने रखी हुई है उसको ट्रिम करके जाएं, उसको प्रॉपर शेप देके जाएं। अगर आपकी बड़ी दाढ़ी है तो उसको भी एक सलीका है उसको रखने का। बाल शाल अपने सही तरह बना के जाएं। यू शुड कम अक्रॉस एज एक्टिव, नॉट ऐसा कि आप सो के उठ के आ गए हैं। यू अंडरस्टैंड, यू गेट द पॉइंट। तो अपनी दाढ़ी को ट्रिम करके, प्रॉपर तरीके से शेव करके, अगर आप क्लीन शेव हैं तो प्रॉपर तरीके से क्लीन शेव होके जाइए, ठीक है। अगर आप घड़ी पहनते हैं, मैं हमेशा घड़ी पहनता हूँ, तो वॉच पहन के जाएं, बेल्ट पहन के जाएं। कोशिश करें व्हाइट शर्ट पहने, उसके ऊपर कोई भी टाई लगा लें, और सूट पहन के जाएं। ओके सर, इंटरव्यू के अकॉर्डिंगली ये और है, नहीं बल्कि हाँ, इंटरव्यू की ड्रेसिंग के अकॉर्डिंगली एक्चुअली कि लोग कुछ बहुत ज्यादा वो जो ब्रश एंड पॉकेट स्केयर और टाई पिन्स और वो वाली सारी की सारी चीजें, तो यानी कि जिस तरह पीपल मोस्ट ऑफ टाइम्स कहते हैं कि आप जैसे वलीमा लोग जो होता है ना, वो उस तरह लगता है। तो इज इट ओके और वी शुड अवॉइड दिस काइंड ऑफ एक्स्ट्रा थिंग्स? मुआविज, ये अगेन एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मैं हमेशा ये कहता हूँ, चीजों को ओवरडू मत करें। हाँ, अगर मैं यहाँ पे छोटी सी एक टाई पिन लगाना चाहता हूँ, या यहाँ पे हल्का सा कुछ यहाँ पेन रखना चाहता हूँ, या हल्का सा यहाँ पे स्कार्फ लगाना चाहता हूँ पॉकेट के अंदर, दैट्स ओके। मगर ओवरडू मत करें कि आपने हर एक चीज ही कर दी, स्कार्फ भी लगा लिया, पिन भी लगा ली, और भी कोई फूल भी लगा लिया। तो ऐसा मत करें ओवरडू कि वो आपको लगे कि आप शादी पे आए हैं। हाँ, एक दो चीजें ये कर लेने से कोई इतना हर्ज नहीं है, यू कैन डू दैट, बट उसको एक प्रॉपर, मतलब एक थ्रेशोल्ड के ऊपर मत जाने दें। ओके, सर रेज्यूमे के हवाले से है
कि जिस तरह आपने कहा था कि रेज्यूमे शुड बी बिटवीन 1 to 2 पेजेस, तो जिस तरह कुछ लोग हैं जिनका चाहे वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, जॉब एक्सपीरियंस है, तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह ऐड करते करते, एजुकेशन ऐड करते करते तो चीजें एक्सीड हो जाती हैं, या वॉलंटियर एक्सपीरियंस कुछ बच्चे बहुत एक्टिव होते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो किस तरह से वो उस चीज को एक्सक्लूड और इंक्लूड करने का डिसीजन किया जाएगा कि कौन सी चीज एक्सक्लूड कर दें और कौन सी चीज इंक्लूड करें? देखें मोहविज, ये बहुत अच्छा सवाल है और इस वजह से कि बहुत सारे लोगों को ये इशू फेस होता है, लेकिन ये जो ड्राफ्टिंग स्किल्स है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। और ये जो मैंने आपको बात बताई, आप किसी भी रेज्यूमे राइटिंग के एक्सपर्ट से पूछ लें, वो आपको यही चीज बताएंगे कि 1 से 2 पेजेस से अगर आपकी रेज्यूमे एक्सीड होगी तो बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो रेज्यूमे इग्नोर हो जाएगी, रादर देन कि वो ये कहे कि वाह यार इसने तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे दी है। वो इस चीज से पिस ऑफ हो जाएंगे थोड़े से और वो कहेंगे कि नहीं यार ये तो इसने 5 पेजों की तो रेज्यूमे ही बना दी। देखें, रेज्यूमे इज अ स्नैपशॉट, इट्स अ ट्रेलर। जिस तरह एक मूवी होती है, एक फिल्म होती है, उसका एक ट्रेलर है, ठीक है, वो 2-3 मिनट का ट्रेलर होगा, जबकि मूवी 2 घंटे की हो सकती है, ठीक है, या 2-2.5 घंटे की या 1.5 घंटे की मूवी होती है, इसका ट्रेलर सिर्फ 2 से 3 या 3 से 4 मिनट का होता है। तो सीवी रेज्यूमे कंसिडर एज अ ट्रेलर, कि आपने सिर्फ कुछ ग्लिम्प्स देना है उन चीजों का जो आप दिखाना चाहते हैं। Once you are called for the interview, that is a chance to elaborate, to clarify, to explain on the things that you have already mentioned in the resume. और अगर आपने resume में इतनी ज्यादा डिटेल लिख दी तो फिर इंटरव्यू का तो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। इंटरव्यू पे इंसान को बुलाया इसलिए जाता है कि जो चीजें आपने अपनी रेज्यूमे में लिखी हैं उसको फर्दर इलेबोरेट करें। तो आप अब कैसे चूज करेंगे? देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन आपने वॉलंटियर वर्क किया, उसके 3 या 4 की पॉइंट्स उठा लें। आपकी पोजीशन क्या थी, आपका जॉब रोल एग्जैक्टली क्या था, आपने वो कैसे अचीव किया, और व्हाट वाज द रिजल्ट। तो अगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, कब करवाया, क्या नाम था उस इवेंट का, मैंने उसमें क्या रोल प्ले किया, और व्हाट वाज द एंड रिजल्ट, ये 4 चीजें बहुत हैं। बजाय इसके ये लिखने के कि पहले मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, ये टीम थी, इस तरह बजट आया, नहीं, ये चीजें आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन करेंगे। अपनी जो इंफॉर्मेशन है उसको लिमिट कर लें 3 से 4 बुलेट पॉइंट्स में फॉर ईच जॉब रोल दैट यू आर डिसाइडिंग टू राइट इन द। इसी तरह प्रोजेक्ट में पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है, उस प्रोजेक्ट को समराइज कर दें इन 3 to 4 बुलेट पॉइंट्स। व्हाट वाज द प्रोजेक्ट अबाउट, where did you get the information, how did you conduct the research, or how did you carry out the project, and what was the conclusion। तो ये 4 चीजें आप लिखेंगे तो आपका एक प्रोजेक्ट उसमें डिफाइन हो जाएगा। आई होप इट आंसर्स द क्वेश्चन। हाँ जी, एग्जैक्टली सर। इसके अलावा एक है कि हम आजकल हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट है दैट इज अ मोबाइल फोन, ठीक है। तो इंटरव्यू के दौरान मोबाइल फोन की बेटर प्लेसमेंट, बिकॉज दिस इज माय पर्सनल क्वेश्चन बेसिकली, कि मोबाइल फोन की प्लेसमेंट टेबल के ऊपर होनी चाहिए या दैट वी शुड ट्राई, बिकॉज पॉकेट के अंदर इट फील्स लाइक कि इरिटेट करता है, डिस्टर्ब करता है, तो वे शुड वी प्लेस इट? आई मीन और तो नहीं फील होता अगर हम उसको टेबल के ऊपर प्लेस करते हैं जस्ट बिफोर द इंटरव्यू? मोविस, देखिए मेरे ख्याल से ना, जब आप एक सूट पहन के जा रहे हैं, आपकी पैंट्स की पॉकेट है, आपका ये मैंने जैकेट पहनी है, इसकी इंटरनल पॉकेट है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। कोशिश करें कि सेल फोन जो है वो डिस्प्ले पे ना हो। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि आपको अनईजीनेस हो रही है या आपकी पॉकेट में वो आपको ज़्यादा देर, पौने घंटे का 1 घंटे का इंटरव्यू है तो आपको तंग कर रहा है, तो फिर आप जहाँ अपनी रेज्यूमे या अपनी कोई नोट पैड रखते हैं उसके साथ आप उसको फेस डाउन करके जो है अपने सेल को रख सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। बट प्रेफरेबली इट शुड बी आउट ऑफ इट शुडंट बी विजिबल, इट शुड बी आउट ऑफ साइट। ओके ओके सर, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सिटिंग जो आपका इंटरव्यू के दौरान सिटिंग पोजीशन, लेग क्रॉस्ड, लेग स्ट्रेट, इसके बारे में क्या? बिकॉज मोस्ट ऑफ पीपल आर कंफ्यूज्ड कि जी अगर हम लेग क्रॉस करके रखेंगे तो वो आई मीन एटीट्यूड या एरोगेंस में तो नहीं आ रहा, स्ट्रेट रखते हैं तो वो अनकंफर्टेबल फील होते हैं। इंटरव्यू के दौरान नर्वस एनर्जी इतनी ज्यादा होती है, तो कौन सी पोजीशन इज द बेटर पोजीशन टू फील कंफर्टेबल एंड पोर्ट्रे प्रोफेशनल? हाँ, देखिए नर्वसनेस तो बिल्कुल होती है, जो आपका पोस्चर होता है वो बहुत कुछ कहता है आपके बारे में। तो अपने पोस्चर को ऐसा रखें कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नज़र ना आए कि जैसे आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं, और बहुत ज़्यादा अपटाइट भी नज़र ना आए कि जैसे आप बहुत ही ज़्यादा नर्वस हैं और आप बिल्कुल ही अपने आप को ऐसे होल्ड करके बैठे हैं। हाँ, और फिर ये भी देखें कि इंटरव्यू कितनी देर का है। अगर 10 मिनट का इंटरव्यू है तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे बैठने हैं, जैसे मैं भी बैठा हूँ, मैं पिछले 1 घंटे से ऐसे बैठा हूँ, तो कोई इशू नहीं है।
लेकिन अगर बहुत देर का इंटरव्यू है, आधे पौने घंटे का, 1 घंटे का, तो आप थोड़े बहुत चेंजेस कर सकते हैं। पहले आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएं, फिर आप अपने टेबल पे हाथ रख दें, कभी आप हाथ थोड़ा सा नीचे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन लेग्स को क्रॉस लेग करना मेरे ख्याल से कोई इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अपनी लेग्स को सीधा ही रखें, बिल्कुल जिस तरह आप एक चेयर पे बैठते हैं प्रॉपर तरीके से उस तरह बैठें। अपने जो हाथ हैं, हैंड्स, उनको दे पुट देम ऑन द टेबल, और उसको आप थोड़ा बहुत हैंड मूवमेंट के लिए भी, जेस्चर देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन क्रॉस लेग जब इंसान होता है तो क्रॉस लेग के साथ यूजुअली होता क्या है कि आप लीन बैक ऐसे करते हैं। जब आप लीन बैक करेंगे, क्योंकि क्रॉस लेग्स तभी होती हैं जब आप थोड़ा सा उनको टांगों को ऐसे करके बैठते हैं, तो आप लीन बैक करेंगे तो इट माइट गिव अ लुक जैसे कि आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, और आपका एटीट्यूड जो है वो इट माइट कम अक्रॉस एज समथिंग नेगेटिव। तो ये पोस्चर को, बॉडी मूवमेंट को, आई मूवमेंट को, जेस्चर्स को, बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं वो लोग। Okay, sir. Okay, sir. That's all from my side. Questions are almost done. Thank you so much, sir, for your time, including these kind of problems, internet problems, ये वो. But this was a very fruitful session. I hope कि जिन लोगों ने online enjoy किया और जो इस चीज़ की recorded वो जो session enjoy करेंगे, I hope कि उनकी हमारे through Be Positive Productions के through they would be able to learn something. और इंशाल्लाह इस तरह के we are trying कि हम इस तरह की जो problems हैं उनको control करें, ताकि ये वाली चीज़ है virtual conferences, virtual seminars, ये all over the world utilize हो रहे हैं, तो हम इस चीज को properly, effectively, efficiently जो है पाकिस्तान में क्यों नहीं use कर सकते? That is the question which is striking my mind जब से मैं इस चीज को हमने live session शुरू किए हैं. Anyway, sir, thank you so much for your time. Having a difference of 9 hours, you're still with us. This is 2 a.m. almost to you, or 2-3 a.m. right? यहाँ पे इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं। Oh. जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि मैं इस वक्त कनाडा में हूं, तो यहाँ पे इस वक्त सुबह के 4 बज रहे हैं, और इनफैक्ट सहरी का टाइम खत्म होने में 10 मिनट बाकी हैं। सो बट यू आर मोस्ट वेलकम मुआविज, और मतलब इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर वर्किंग विद द बी पॉजिटिव टीम, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स। जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो, किसी भी ऐसे पॉइंट पे अगर आप चाहें, या आप समझते हो कि मेरी मेंटरशिप आपको चाहिए, या किसी भी किस्म की कोई मदद चाहिए, तो आप, आई एम जस्ट अ मैसेज और अ फ़ोन कॉल अवे, तो आप प्लीज़ डोंट हेजिटेट। इसी तरह अगर कोई भी लोग इस सेशन के हवाले से या जनरली किसी भी चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं, माई ईमेल इज़ ahmadaziz@gmail.com, AMMADAZIZ@gmail.com। आप इसको मुआविज प्लीज लिस्ट भी कर दीजिएगा बेशक फेसबुक पे, तो आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला जिस हद तक मुमकिन हुआ आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज, एंड आई होप दैट आई वाज एबल टू ऐड समथिंग टू योर knowledge bank today. With that, thank you so much. Okay, thank you so much for your time, and inshallah together we'll try to serve society in a better manner. Okay, sir. Thank you so much, sir. Have stay and enjoy your time. Okay, sir. Thank you so much. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Thank you so much.